हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 4। और उसमें हम टॉपिक आज देखेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। क्या रहेगा टॉपिक हमारा? एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो इस बिंदु पे, सभी जगह बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र का मान कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखा और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, जैसे हमने आगे भी देखा था कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान होती है तो उनके बीच की दूरी कैसी रहती है? समान रहती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती है। ठीक है, जहाँ से यहाँ पे अगर चित्र में अगर हम देखें तो चित्र में देख रहे होते हैं यहाँ पे जो ब्राउन कलर से जरा लाइन बनाई है, तो चारों रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर है और सभी के बीच की दूरी भी कैसी है? समान है। मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं? एक समान क्षेत्र मान सकते हैं। ठीक है, और एक समान क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए दूसरी चीज़ हमने क्या बोली कि धन आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के अंदर की ओर होती है। तो ये हो गई उसके लिए दिशा। और उसके अंदर दूसरा क्या माना है? बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव रखना है। द्विध्रुव का मतलब क्या होगा? उसके अंदर एक होगा धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी क्या मानते हैं? 2a। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पे हो गया ये हमारा ऋण आवेश और एक हो गया हमारा धन आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2a। तो ये हो गई a और दूसरी हो गई -a। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कंसीडर करते हैं? अगर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र को हमने लिया हुआ है x दिशा में और क्या क्या यहाँ पे एक द्विध्रुव रखा है, और द्विध्रुव कैसे रखा है? विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये थीटा कोण पे रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कंसीडर कि अब विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश होता है तो आवेश पे क्या लगता है? बल लगता है। तो बल के लिए अगर हमने देखें तो यहाँ पे अगर हमने धन आवेश रखा है तो ये ऋण आवेश क्या कर रहा होगा? इस धन आवेश को आकर्षित करेगा अपनी ओर। ठीक है, और दूसरा ये धन आवेश क्या करेगा? इस ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस दोनों आवेशों पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है, लेकिन दोनों बलों की दिशा कैसी होगी? विपरीत है। ठीक है, और जैसे कि मान लो कि ऐसे रखा हुआ है तो एक बल लग रहा है इस सिरे पे और एक बल लग रहा है इस सिरे पे। ठीक है, और इस सिरे पे जो बल लग रहा है उसकी वजह से ये सिरा इस दिशा में गति करेगा, और इस सिरे पे जो बल लग रहा है उसकी वजह से इस दिशा में गति करेगा, और दोनों क्या करेंगे? गति करेंगे। और गति करने की वजह से कि ऐसे गति करेंगे। ऐसे गति करें मतलब कौन सी गति करेगा? यहाँ पे घूर्णन गति करेगा। ठीक है, और घूर्णन गति करके फिर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। और घूर्णन गति के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? जैसे कि रेखीय गति में हम बल का उपयोग करते हैं, उसी जगह घूर्णन गति में हम किसका उपयोग करते हैं? टाउ का, टॉर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें किसके लिए सूत्र लिखना है? टॉर्क के लिए सूत्र लिखना है। मतलब यहाँ पे अगर दो बल हैं तो यहाँ पे टॉर्क भी कितने होंगे? हमारे दो होंगे। और टॉर्क के लिए, टाउ के लिए नॉर्मली हमारा सूत्र क्या होता है? R×F। ठीक है, टॉर्क टाउ के लिए हमारा नॉर्मली सूत्र क्या होगा? R×F। R मतलब क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी, और F मतलब क्या हो जाएगा? जो बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बल है तो यहाँ पे टॉर्क भी कितने होंगे? दो होंगे। और विद्युत क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो बल के लिए हमारे दो इक्वेशन होता है। एक होता है F = K Q1Q2/R², और दूसरा होगा F = Q × E। ठीक है, तो दूसरा हम कौन सा उपयोग करेंगे? यहाँ पे ई भी है, आवेश भी है। ठीक है, दोनों है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? F = QE का। ठीक है, तो बल की जगह हमारा क्या आ गया? QE। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे फर्स्ट अगर टाउ1 की बात करें तो टाउ1 के लिए क्या हो जाएगा? F1 इस दिशा में, और यहाँ से दूरी कितनी है? A, तो F हो जाएगा A × F1, और F1 की जगह क्या लिखा हुआ है? QE। और दूसरा अगर देखें तो विपरीत दिशा में, और इस दिशा को अगर हम धन मानेंगे तो इसकी विपरीत दिशा को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पे जो दूरी है ये दूरी भी हो गई माइनस, और यहाँ पे जो बल है बल को भी क्या ले लेते हैं? -QE। तो माइनस इंटू माइनस वैसे भी कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखें तो फर्स्ट टाउ1 के लिए हो जाएगा A×F1, टाउ2 के लिए -F2, और माइनस माइनस हो गया प्लस। और परिणामी टॉर्क के लिए क्या करेंगे? दोनों का योग करेंगे, तो टाउ = हो जाएगा टाउ1 + टाउ2। टाउ1 की जगह हो जाएगा A×F1, और टाउ2 की जगह पे हो जाएगा A×F2। ठीक है, और दोनों के बीच में अगर देखें तो A×QE दोनों समान है, तो दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 2A×QE। ठीक है, और अब क्रॉस को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा? ये थीटा होगा द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा। ठीक है, और दूसरा 2AQE। 2AQE हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बोलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसको हम किससे दर्शाते हैं? P से। और P के लिए हमारा नॉर्मली सूत्र क्या होता है? Q × 2A, मतलब एक आवेश और दोनों के बीच की जो दूरी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फाइनली सूत्र क्या हो जाएगा? टाउ = PE
साइन थीटा, और वापस साइन थीटा का अगर हटाना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्रॉस लिखेंगे। तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सतत आवेश वितरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, सतत होगा, मतलब जैसे अगर यहाँ पे मान लो कि ये कोई धातु का तार है, धातु के तार होगा तो उसमें अगर यहाँ पे इतना सा टुकड़ा होगा तो उसमें भी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक धातु का तार हो गया। ठीक है, अगर उसमें से हम इतना सा भाग भी लेंगे उसमें से विद्युत धारा का वहन होता है, इतना सा भाग लेंगे उसमें भी विद्युत धारा का वहन होता है, पूरा तार लेंगे उसमें से भी क्या होता है, विद्युत धारा का वहन होता है। मतलब उसके तार के कितना भी छोटा से छोटा भाग होगा उसके अंदर भी क्या होते हैं, आवेश होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आवेश देंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आवेश होता है थोड़ी जगह नहीं होगा फिर वापस थोड़ी जगह आवेश होगा। आवेश क्या रहता है, कंटिन्यूसली लगातार हर जगह रहता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम, सतत आवेश वितरण। ठीक है, और इसमें हम देखें तो इसमें 3 प्रकार से होगा, एक होगा हमारा रैखिक के लिए, एक होगा पृष्ठीय के लिए और एक होगा आयतनिक के लिए। तो रैखिक मतलब किसके लिए, सिंगल तार लंबाई वाले के लिए। पृष्ठ मतलब क्या होगा, कोई सतह होगी, सरफेस होगा, सतह होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय। और आयतनिक मतलब क्या होगा, कोई लोहे का जैसे टुकड़ा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें तो रैखिक आवेश वितरण के लिए क्या कंसीडर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक तार ले लिया और उसके ऊपर कुल आवेश ले लेते हैं कैपिटल Q और उसकी लंबाई मान लेते हैं L। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें किसी एक भाग का मान निकालना हो तो एक भाग में अगर आवेश के लिए मान निकालना तो उसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाई L। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। और लैम्बडा को क्या बोलेंगे यहाँ पे, लैम्बडा को हम यहाँ पे बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व। लैम्बडा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, हो गया। और वैसे ही अगर दूसरी चीज़ देखें तो पृष्ठ में क्या होगा, जैसे मान ले कोई धातु का पत्रा होगा तो उसके अंदर लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल मिलेगा तो उसके लिए अगर हमें देखें तो जहाँ पे देखो ये आवेश है, एक सतह हो गई, सतह के ऊपर कुल आवेश हो गया हमारा कैपिटल Q और उसका क्षेत्रफल हम ले लेते हैं A। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सिग्मा। सिग्मा के लिए सूत्र क्या आएगा, कुल आवेश Q बटे कुल क्षेत्रफल A। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम लैम्बडा को क्या बुलाता है, रैखिक आवेश घनत्व, तो उसी प्रकार यहाँ पे सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, और उसी के बाद अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड किसके लिए आएगा, आयतनिक के लिए। तो जो डायरेक्टली निकाल, जैसे कोई टुकड़ा होगा लोहे का तो उसके ऊपर मान लेते हैं कुल आवेश है कैपिटल Q और उसका कुल आयतन है V। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें निकालना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रो। और रो को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आयतनिक सतत घनत्व। ठीक है, क्या आ जाएगा, जैसे रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतनिक आवेश घनत्व, और इसको किससे दर्शाएंगे, रो से। और इसके लिए अगर सूत्र देखना तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, रो इज इक्वल टू Q बाई V, मीन्स Q मीन्स कुल आवेश बटे कुल आयतन। ठीक है, चलो। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाउस का नियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा गाउस का नियम। गाउस के नियम के लिए हमें क्या कंसीडर किया ना है, गाउस के नियम के लिए माना है कि कोई एक, पहले तो ये बताया था गाउस का नियम का उपयोग क्या है। गाउस का नियम हमें निकालना है किसी फ्लक्स के लिए, विद्युत फ्लक्स जो हमने निकाला था, विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र बनाना है। विद्युत फ्लक्स के लिए एक हमारा सूत्र ऑलरेडी हम जानते थे, फाई इज इक्वल टू होता था, फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा, एक सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें क्या करना है, एक दूसरा सूत्र भी निकालना है, और वो सूत्र कहाँ से आएगा, हमारा आएगा गाउस के नियम से। और गाउस के नियम के लिए हम पहले क्या मानते हैं कि कोई भी एक गोला माना हुआ है, मीन्स धातु का एक गोला लिया हुआ है और अंदर से कैसा है, खोखला है। और जैसे मान लेते हैं उसकी त्रिज्या है स्मॉल r और उसके केंद्र पे क्या किया हमने, एक आवेश रखा हुआ है, कौन सा, प्लस कैपिटल Q। ठीक है, तो एक आवेश हो गया हमारा प्लस कैपिटल Q और उसके लिए त्रिज्या कितनी ले ली हमने, स्मॉल r। अब आवेश है, आवेश से तो क्या कर रहा होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। और विद्युत क्षेत्र के लिए हमने क्या किया, जैसे एरो बनाए हुए हैं, तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के जैसे मान लेते हैं कि गोला होगा, गोले के केंद्र पे रखा होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही होगी, उस पृष्ठ को ऐसे क्रॉस करके, ऐसे प्रतिच्छेदित करके क्या होगी, बाहर निकल रही होगी। ठीक है, और किसी भी पृष्ठ को अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करती हो, प्रतिच्छेदित करती हो, मतलब वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी क्या उत्पन्न हो रहा होगा, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा। तो फ्लक्स के लिए अगर हम सूत्र देखें तो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये तो पूरे फ्लक्स के लिए हो गया, ठीक है, पूरे पृष्ठ के लिए होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा भाग लेते हैं इतने से, जैसे में ये गोला हो गया, गोले का यहाँ से एक छोटा सा भाग लिया हमने, तो ये पृष्ठ लिया। तो इसके लिए मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम छोटा सा ले लेते हैं डी ए, और इसके लिए त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी, ठीक है। और इसके लिए अगर हमें फ्लक्स निकालना तो इसके लिए फ्लक्स भी कैसा मिलेगा, सूक्ष्म। तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई तो एक समान रहेगा। जैसे यहाँ से अगर ये बिंदु लो, दूसरा बिंदु यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, तीसरा बिंदु आर ले लेते हैं, चौथा बिंदु एस ले ले, सभी के लिए दूरियाँ कैसी है, समान है। तो सबके लिए अगर दूरी समान है तो सबके लिए विद्युत क्षेत्र भी कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है। तो इसके ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई सबके लिए क्या होगा, सेम रहेगा। तो दूसरा क्या बचा, क्षेत्रफल, तो उसके लिए लिख देते हैं डी ए, और थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा। अब थीटा मीन्स क्या होता है, ई और ए के बीच का चित्र, ई और ए के बीच का कोण। ई हो गया हमारा इस दिशा में, और ए मीन्स क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के लंबवत होता है। तो अगर क्षेत्र ऐसा है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत। मीन्स दोनों क्या होगी, एक दिशा में होंगी, और दोनों अगर एक दिशा में हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। तब अगर हम देखें तो इसके लिए बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसके लिए फाइनली डी फाई के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, ठीक है। और अगर देखो किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, चलो ठीक है। और अब अगर हमें पूरे गोले के लिए अगर हमें फ्लक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम समाकलन कर देते हैं, डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, ठीक है, हो गया। और कुल फ्लक्स क्या मिल जाएगा हमें, फाई इक्वल टू ई और समाकलन ऑफ डी ए। क्यों ई को बाहर निकाला, क्योंकि ई कैसा होता है, एक समान होता है इसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो फाई और ई के लिए अगर हम देखें तो ई के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, के क्यू, और यहाँ पे आवेश कौन सा है, क्यू, तो कैपिटल क्यू, और दूरी कितनी होती है, आर स्क्वायर। ये ई का सूत्र होता है हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और डी ए का मतलब क्या, कुल क्षेत्रफल। तो गोले का कुल क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो इसके लिए फाई के लिए हमारा फाइनल सूत्र क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू 4 पाई। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि के लिए एक सूत्र होता है, के लिए सूत्र क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। और यहाँ पे 4 पाई भी कैंसिल। तो 5 के लिए हमारा फाइनल सूत्र क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस यही चीज़ के लिए। तो जैसे हमने अगर देखा तो यहाँ पे गोले के अंदर क्या है, एक आवेश है, कौन सा, कैपिटल क्यू, तो इसके लिए उतना सा रखा है। और उसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए नियम है, अब गाउस का नियम है तो उसके लिए नियम भी यही लिखा हुआ है, किसी पृष्ठ बंद पृष्ठ से संलग्न विद्युत फ्लक्स का मान उससे घेरित आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। ये इसी पर से सूत्र पर से क्या किया है, नियम लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इससे क्या है, कुछ 4 से 5 पॉइंट इससे रिलेटेड है, किससे, गाउस के नियम के लिए, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो क्या क्या नियम है, 4 से 5 पॉइंट होंगे गाउस के नियम के लिए। अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो गाउस के लिए फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो गाउस का नियम होता है वो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए हो सकता है, उसका आकार चाहे कैसा भी हो, आकृति कैसी भी हो, कुछ भी हो, तो सभी के लिए क्या होता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो दूसरा अगर इसके अंदर देखें तो ये जो क्यू आवेश है, तो ये क्यू आवेश क्या होना चाहिए, इस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अगर बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस आवेश को हम कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल में ले, जैसे मान लो एक बंद पृष्ठ हो गया, इसके अंदर हम आवेश मान लेते हैं, जैसे आवेश Q1, यहाँ पे ले लेते Q2, Q3, Q4 और Q5, ठीक है। हमने 5 आवेश मान लिए। और अगर इसमें हम देखें यहाँ पे जो फाई के लिए जो सूत्र आया ना, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जो क्यू है ये क्या होना चाहिए, हमारा कुल आवेश। और ये कुल आवेश हम कौन कौन से कंसीडर करेंगे, जो बंद पृष्ठ के अंदर होते हैं, बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, कितना भी आवेश हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें फ्लाई निकालना तो इसके लिए फाई क्या होगा हमारा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम फाई देखें तो फाई के लिए क्या आ जाएगा हमारा, Q1 प्लस Q3
प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसमें हम यहाँ पे जो Q2 और Q4 है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मीन्स बंद पृष्ठ से संलग्न अंदर जो आवेश होंगे सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, जो बाहर आवेश होते हैं उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो जिस बंद पृष्ठ के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट थे और कुछ नहीं है। और ठीक है, और इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक रहेगा हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अगर देखें तो फर्स्ट हमारा आएगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा गाउस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, उपयोग। ठीक है, और उसके अंदर फर्स्ट क्या आएगा उपयोग में, अगर हम देखें तो उसमें हमारा आएगा अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। और टॉपिक देख के आपको पता चल गया होगा क्या निकल लेना है, अनंत लंबाई का एक तार लेना है। तो जैसे मान लेते हैं एक तार ले लिया और उस पर क्या होना चाहिए, एक समान आवेशित होना चाहिए। मतलब उस पर मान लेते हैं कि धन आवेश है, एक समान रूप से पूरे तार पे वितरित हुए हैं। और इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, उसके लिए कंसीडर करते जैसे तार से कोई एक बिंदु ले लिया यहाँ पे हमने P R दूरी पे, दूसरा एक बिंदु ले लेते हैं R दूरी पे ही Q, तीसरा एक बिंदु ले लेते हैं R दूरी पे R। और तीनों के लिए अगर हम देखें तो तीनों के लिए तार से दूरी कैसी है, समान है। तीनों के लिए आवेश भी कैसा है, समान है। तो तीनों के लिए विद्युत क्षेत्र भी कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, और उसी प्रकार अगर नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं P डैश, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं Q डैश और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं R डैश। और ये तीनों के लिए भी अगर दूरी हम मान लेते हैं R है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए भी विद्युत क्षेत्र का मान कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, और अब अगर इसको क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं कि हम कोई बेलनाकार के केंद्र पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक बेलनाकार हो गया और ये बेलनाकार के यहाँ पे केंद्र से तार को हम गुजारते हैं। तो केंद्र से गुजारेंगे तो यहाँ से दूरी समान होगी। जैसे P बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, ये Q बिंदु यहाँ पे हो जाएगा और P डैश ये हो गया और Q डैश हो गया। इस प्रकार से इसको क्या किया है, रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेलनाकार के केंद्र पे रखा होगा तो यहाँ पे जो आवेश होंगे, आवेश से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न हो रही है बेलनाकार को क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेदित कर रही है। और प्रतिच्छेदित कर रही है मतलब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा होगा, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, और वो फ्लक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के पृष्ठ होंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बेलनाकार है, तो बेलनाकार में देखो तो ये एक बंद वाला गोला वाला पृष्ठ होगा और यहाँ पे ये वाला एक भाग होगा, ये एक भाग होगा और ये जो दूसरा बेलनाकार भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पृष्ठ होंगे, तीनों पृष्ठ से संलग्न 3 फ्लक्स होंगे। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लिए हम क्या मान लेते हैं, फ्लक्स को φ1, इस वाले को मान लेते हैं φ2 और ये जो पृष्ठ होगा इसके लिए मान लेते हैं φ3। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें तो φ1 वाले के लिए, ये पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पे आवेश रखा है ऐसे, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे ऊपर या नीचे। और ये पृष्ठ इस दिशा में, तो इसके लिए पृष्ठ सदिश कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में A होगा और ये होगा ऊपर की दिशा में। तो A हो गया इस दिशा में और E हो गया ऊपर की दिशा में। तो दोनों के बीच का अगर यहाँ पे कोण देखें तो दोनों के बीच का यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 90। और कोण 90 होगा तो अगर उसके लिए हमें फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स के लिए क्या निकालेंगे, φ1 के लिए सूत्र क्या आएगा, EA cos थीटा। ठीक है, तो φ1 के लिए cos थीटा और थीटा के लिए हमने अभी कितनी बोली थी, कितनी होगी
90, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू होगी 90, तो ई ए cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो 0 इंटू ई ए क्या हो जाएगा 0, तो फाई 1 हमारा कितना होगा यहाँ पे 0। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे फाई 2 वाले के लिए देखें तो उसके लिए भी क्षेत्रफल सदिश होगा इस दिशा में और विद्युत क्षेत्र ऊपर की दिशा में, तभी भी दोनों के बीच का कोण कितना हो रहा है 90, तो उसके लिए भी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे मीन्स फाई 2 की वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमें 0 मिलेगी, ठीक है। और चलो तब बचा कौन सा, ये जो गोला वाला भाग हो, जैसे कि मान लेते हैं ये जो वाला जो भाग हुआ, ठीक है, उसके लिए जो निकालना है, तो उसके लिए निकालना, तो उसके लिए क्या मान लेते हैं फाई 3, और उसके लिए क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर की दिशा में और विद्युत क्षेत्र भी है ऊपर की दिशा में, दोनों एक दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम निकालें तो फाई 3 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई 3 के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई ए और cos 0 इंटू 1, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तो कुल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कुल फ्लक्स ज्ञात करें तो कुल फ्लक्स के लिए सूत्र हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। तो फाई 1 0, फाई 2 भी 0 और फाई 3 कितना है हमारा ई ए, तो फाई के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा ई ए, ठीक है। और अभी फाई के लिए हमने गाउस के नियम में देखा था, क्या था गाउस के नियम में, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, तो उसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फाई की जगह हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सामने हो जाएगा ई और ए। अब ए मतलब किसके लिए, बेलनाकार के लिए, और बेलनाकार के लिए जैसे मान लेते हैं कि बेलनाकार की ये जो लंबाई है तार की, उसकी लंबाई को मान लेते हैं एल, और यहाँ पे आवेश को मान लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है। तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा, अगर लंबाई हो एल और उसकी त्रिज्या मान लेते हो आर, बेलनाकार की त्रिज्या हो आर, उसकी लंबाई हो एल, तो उसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टॉपिक क्या था हमारा, एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र मतलब ई को करता है, तो ई को हम यहाँ पे लेके आते हैं 2 पाई आर एल गुणाकार में है, ठीक है, 2 पाई आर एल यहाँ पे गुणाकार में, तो इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन। और जैसे अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी रैखिक आवेश घनत्व, तो यहाँ पे तार है, तार किसके अंदर आएगा रैखिक आवेश घनत्व के लिए, और उसके लिए अगर यहाँ पे सूत्र देखें तो सूत्र क्या आता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्या था क्यू अपॉन एल, तो यहाँ पे क्यू भी है और एल भी है, तो क्यू अपॉन एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लैम्बडा, तो ई के लिए हमारा फाइनली सूत्र क्या आ जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, बस विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था और ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, और जो भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।